नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारे वीडियो केंद्र बने हुए हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि आपको भ्रम नहीं पालना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सत्ता का केंद्र आप बने हुए हैं, तो राजनीति कब आपको पटकेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वर्तमान समय में एकनाथ शिंदे शायद इसी भ्रम के शिकार हो गए हैं। उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। वह राजनीति के चाणक्य हैं और जैसा वह चाहेंगे वही होगा। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति में वे हाशिए पे जा चुके हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि बीजेपी की महाराष्ट्र को लेकर क्या रणनीति थी, एकनाथ शिंदे की राजनीति में गलती क्या हुई, और जानेंगे अजीत पवार के विषय में कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी इतिहास नहीं होता। कभी भी आपके खिलाफ वह काम यूज किया जा सकता है जो आपने इतिहास में किए हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा और उसके नतीजे, इनको समझने से पहले हमें 2022 के दौर को याद करना पड़ेगा कि आखिर उस समय हुआ क्या था, क्योंकि वहीं से आपको बीजेपी की राजनीति समझ में आएगी। चलिए 2022 के पहले 2019 चलते हैं, जब भाजपा शिवसेना को मिला था बहुमत, लेकिन सरकार नहीं बनी और शिवसेना जाकर मिल जाती है शरद पवार और कांग्रेस के साथ और बन जाती है वहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार। देवेंद्र फडणवीस केवल 85 घंटे के लिए 2019 में मुख्यमंत्री थे। शरद पवार ने गेम खेला था और देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय से वह कोशिश कर रहे थे कि जिन दो लोगों ने उनको धोखा दिया है उनकी राजनीति तो वह खत्म करके रहेंगे। और इस वजह से 2022 में पहला घटनाक्रम होता है जब शिवसेना के अंदर बगावत होती है। एकनाथ शिंदे, जिन्हें पहले कोई मुंबई और ठाणे के बाहर नहीं जानता था, क्योंकि शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना में वह आग लगाई जिससे वह पार्टी टूटी और एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ आकर मिल जाते हैं बीजेपी के साथ। अब बीजेपी के पास मौका था कि वह अपना मुख्यमंत्री बना सकती थी। देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की जो बीजेपी इकाई थी वह चाह रही थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी को पता था, खासकर आला कमान वह जान रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सरकार नहीं बन पाएगी और वर्तमान समय में सरकार बनाना आवश्यक है। इस वजह से एकनाथ शिंदे को प्रमोट किया गया। 40 विधायक ही थे पर उनको प्रमोट किया गया कि आप सीएम बन जाए। एकनाथ शिंदे यहाँ पर सीएम बन जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस आला कमान के कहने पर बन जाते हैं उप मुख्यमंत्री। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पता है और शरद पवार की शक्ति के बारे में पता है। उनको पता था कि शरद पवार कभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में खेला कर सकते हैं। इस वजह से उनका अगला प्लान हुआ एनसीपी को तोड़ने का। और 2023 में अजीत पवार को तोड़कर वह ले आते हैं एनडीए गठबंधन में और यहाँ बनती है महायुति की सरकार। अजीत पवार को लाने के दो कारण, पहला तो शरद पवार की राजनीति को कमजोर करना और दूसरा शिंदे की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करना कि अगर शिंदे हमसे बगावत करेंगे तो अजीत पवार के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। यह रणनीति भाजपा की लगातार चल रही थी। तो वह एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। पहला तो जो विरोधी पार्टियां 2019 में इनको सत्ता में आने से रोकी थी, इन दो पार्टियों का खात्मा करना, और इधर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना इन बिटवीन द एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार। राजनीति यहीं पे चल रही थी और उसी बीच में लोकसभा चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की राजनीति को धक्का लगता है। भाजपा को वह बहुमत नहीं मिलता जिसकी उनको रिक्वायरमेंट थी। केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी उन्होंने बहुत सीटें नहीं जीती थी। ऐसे में भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे थे पार्टी तोड़ने के। पर उसी बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ योजनाएं आती हैं। उसमें सबसे बड़ी योजना थी लाड़की बहन योजना। उसका प्रभाव पड़ा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को महायुति ने ऐसी मेजोरिटी से जीता जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी नहीं देखी गई। 230 सीटें प्राप्त करी 288 सीटों में। अब राजनीति यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि पिछली बार हमारे पास अधिक विधायक थे फिर भी हमारा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बना और इस बार तो हम बहुमत से केवल 9 सीट पीछे हैं। तो ऐसे में तुम कैसे कोशिश कर सकते हो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की। और बीजेपी ने
यहाँ पर साफ कह दिया कि हमारे तरफ से बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। एकनाथ शिंदे, और शायद यहीं से उनसे गलती हुई, क्योंकि बीजेपी की राजनीति को वह समझ नहीं पाए थे। एकनाथ शिंदे शुरुआत में तो इस बात को मानते नजर आए, लेकिन बाद में उनकी नौटंकियां चालू हुईं और शायद उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ा। बीजेपी आला कमान का जो भरोसा था एकनाथ शिंदे के ऊपर से वह उठ गया, और एकनाथ शिंदे के लिए वहीं से डाउनफॉल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू होता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति के वो चाणक्य हैं। लेकिन वर्तमान समय में एकनाथ शिंदे के लिए भाजपा ने महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं छोड़ा है। आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है, क्योंकि महायुति के अंदर वह किसी भी तरह की बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास स्वयं 132 और उसके अलावा 40 विधायक आप जोड़ लें अगर एनसीपी के, तो सीधे सरकार बन रही है, तो उनको जरूरत भी नहीं एकनाथ शिंदे की। तो महायुति के अंदर एकनाथ शिंदे का अस्तित्व तो है नहीं, और दूसरा, वह वापस से लौटकर महाविकास अघाड़ी में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि शिवसेना का दूसरा गुट आके उनसे मिल जाए, और वह स्वयं एकनाथ शिंदे को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। अब एकनाथ शिंदे के लिए राजनीति हो गई है बड़ी कठिन, क्योंकि अभी वह जो जो विभाग मांग रहे हैं वह विभाग उनको नहीं दिया जा रहा है, और उनको भी पता चल चुका है कि बीजेपी को जितना उनको इस्तेमाल करना था वह इस्तेमाल कर चुकी है। एकनाथ शिंदे के लिए वर्तमान समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और उनको पता है कि अजीत पवार वर्तमान समय में महाराष्ट्र में बीजेपी के ज्यादा करीब हैं। और अभी अगर आप कई सारी फोटोज भी देखेंगे तो उसमें एकनाथ शिंदे आपको अलग थलग दिखाई देंगे, जबकि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के सामने और साथ दिखाई देते हैं। यह सीधी बात है कि बीजेपी को इस समय एकनाथ शिंदे की आवश्यकता महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है। यहीं पे हम समझते हैं अजीत पवार के लिए भी आगे क्या समस्याएं आएंगी। अभी आपको पता है कि अजीत पवार के खिलाफ जो केस है वह खारिज हो गया है, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का जो केस चल रहा था उसे वापस ले लिया गया है। तो सीधी बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार इस समय भाजपा के करीबी हैं, और भाजपा को भी पता है कि एक झटके में दो अपने सहयोगी का खात्मा करना ठीक नहीं है, तो अजीत पवार को तो वह अभी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि अजीत पवार की स्थिति अभी ठीक क्यों है। क्योंकि अजीत पवार ने जैसे ही रिजल्ट आया उन्होंने कह दिया कि भाई हम बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर जाएंगे। उन्होंने सेफ गेम खेला। वह एकनाथ शिंदे के जैसे यहाँ पर राजनीतिक चाल चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। उनको पता था कि 132 के तहत भाजपा का ही विधायक, जो विधायक है वो मुख्यमंत्री बनेगा। एकनाथ शिंदे बेवजह यहाँ पर अपने लिए मौका ढूंढ रहे थे। एकनाथ शिंदे के पास मात्र 57 विधायक थे। हाँ, यह अलग बात है कि 2019 की तुलना में वह अपने दम पर एक अधिक विधायक लेकर चले आए। 2019 में शिवसेना को 56 विधायक मिले थे, और इस बार तो उनकी जो सीटें हैं वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बहुत ज्यादा है। लगभग 3 गुनी सीट वह प्राप्त कर चुके हैं उद्धव ठाकरे के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी भाजपा के पास 132 विधायक हैं, और वह किसी और को मुख्यमंत्री क्यों बनने देगी। तो अजीत पवार ने यहाँ पे सेफ गेम खेला, और वह चले गए बीजेपी के साथ, कहा कि भैया अपना मुख्यमंत्री बना दो, मुझे यहाँ पे इतने जो है वो मंत्री दे दो। तो फिलहाल अभी 11 मंत्री शिंदे जी को दिए गए हैं, और 9 मंत्री जो है वो एनसीपी को दिए गए हैं, और कहा गया है कि 2.5 साल बाद जो अच्छा काम करेगा उसको रखेंगे, बाकियों को हम बदल देंगे। तो वर्तमान राजनीति में एकनाथ शिंदे के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति से एक सबक आप ले सकते हैं कि राजनीति में किस समय कौन सा दांव चलना है, यह आपको पता होना चाहिए। 2022 में एकनाथ शिंदे ने जो दांव चला उसका प्रतिफल यह मिला कि उस समय वह वहां पर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद जो दांव चला वह गलत दांव था। आपको समझना चाहिए था कि 132 विधायक वाली पार्टी 57 विधायक वाली पार्टी के व्यक्ति को सीएम क्यों बनाएगी, और यहाँ पर उनसे गलती हो गई, और वह बीजेपी का भरोसा खो दिए। और सीधी बात है, बीजेपी को वर्तमान समय में महाराष्ट्र में किसी की आवश्यकता नहीं है, और किसी का ध्वंस वो सहेगी नहीं। और शायद इस वजह से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में अलग थलग पड़ते हमको दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए ना तो महाविकास अघाड़ी में कुछ बचा है, और ना महायुति में कुछ बचा है। अब राजनीति में वह कब साइडलाइन हो जाएं, बस उसके लिए हमें दिन ही गिनने हैं, क्योंकि राजनीति में कब कौन गायब होता है हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।